17 सितंबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज एक स्पेशल टॉपिक है। आपने नाम सुना होगा माधव गडगिल कमेटी के बारे में। माधव गडगिल कमेटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी। वेस्टर्न घाट जो हैं, सह्याद्री के जो माउंटेन्स हैं, इनके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया था। तो एनवायरनमेंट और इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं माधव गडगिल साहब। और आज उनका एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में प्रिंट हुआ है और इस आर्टिकल को हम एनालाइज करेंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से हम ये देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रामीण विस्तार में भी हम जॉब जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फैक्ट्रीज से ही वहाँ पर जॉब जनरेट, हाँ फैक्ट्रीज अगर खोली जाती हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रोसेसिंग की कोई इंडस्ट्री या फिर प्रोसेसिंग के यूनिट्स वहाँ पर सेटअप किए जाते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी एडेड बेनिफिट। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनका अगर हम सदुपयोग करें तो डेफिनेटली ग्रामीण विस्तार में हम, और ख़ास करके उन सारे क्षेत्रों में जहाँ पर ट्री कवर अच्छा है, वहाँ पर इकोनॉमिकल बूस्ट डेफिनेटली ला सकते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में अगर हम इकोनॉमिकल बूस्ट लेकर आए तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, ख़ास करके इस फेज़ में जहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है एक बहुत ही नेगेटिव रेड जोन में से गुजर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। मैंने आपको एक ब्रीफ प्रोवाइड कर दिया है। स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए, इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 21 सितंबर तक ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल है। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज़ आइटम को डिस्कस कर लेते हैं। स्मार्ट मीटरिंग ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 में ये बताया गया है कि जो भी नया कनेक्शन आएगा, देखिए ये ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट में ऐसा होता है कि पहले ये ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर लोगों के सामने इसको रखा जाता है, पब्लिक कमेंट्स के लिए इसको ओपन किया जाता है ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, कोई स्टूडेंट हैं, कोई एक्सपर्ट हैं, कंज्यूमर हैं, कोई भी इसके ऊपर अपनी कमेंट या फिर अपने जो ओपिनियंस हैं वो दे सकता है। इन सारे ओपिनियंस को फिर स्टडी किया जाता है, उसके बाद कुछ चेंजेस किए जाते हैं और फाइनल ड्राफ्ट जो हैं वो फिर तैयार करके कैबिनेट के सामने रखा जाता है। कैबिनेट इसको पास कर देता है और उसके बाद बिल जो है उसको रखा जाता है पार्लियामेंट में एंड देन वो एक कानून बन जाता है, राइट। तो ये एक पूरी प्रोसेस मैंने आपको ब्रीफ में समझा दी है। तो ये एक ड्राफ्ट है। तो इस ड्राफ्ट में ये बताया है कि नए कनेक्शंस जब भी लिए जाएंगे, एक बार ये बिल बन गया, एक बार ये कानून बन गया, तो उसके बाद जितने भी नए कनेक्शंस आएंगे तो या तो स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर्स दिए जाएंगे या फिर प्री पेमेंट मीटर्स नॉर्मल, राइट। एक स्मार्ट मीटर है और एक नॉर्मल प्री पेमेंट मीटर है। तो अगर स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर दिया गया तो उसको रिमोटली चेक किया जाएगा महीने में एक बार। रिमोटली यानी कि जो सिस्टम है उसमें चेक किया जाएगा कि ये मीटर जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं। और जो कंज्यूमर हैं, अगर आपके घर पर लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्ट मीटर है तो आप भी रियल टाइम कंजम्पशन चेक कर सकते हैं। सारे ग्राफ्स और ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। प्री पेमेंट मीटर जो हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव रीड करने के लिए जाएंगे, जैसे जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है तो वहाँ से हर महीने या फिर 2 महीने में एक बार जो इलेक्ट्रिक बिल जनरेट करने के लिए आते हैं, तो वैसे ही हर 3 महीने में एक बार ये प्री पेमेंट मीटर्स को चेक करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आएंगे ताकि पता चले कि सारी चीज़ें जो हैं वो अप टू डेट चल रही हैं। एनी एग्जेम्पशन टू दिस शुड बी अप्रूव्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। हर एक नए मीटर, जो नया मीटर इश्यू किया जाएगा या तो वो स्मार्ट होगा या फिर नॉर्मल प्री पेमेंट मीटर होगा। अगर इसमें कोई एग्जेम्पशन चाहिए तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का एक आपको अप्रूवल, अगर आपको ये मीटर नहीं चाहिए तो ये अप्रूवल जो है, और ये डेफिनेटली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि सरकार चाहती है कि ये प्री पेमेंट मीटर्स आ जाएं ताकि जितना आप रिचार्ज करें उतना ही आप यूज़ कर सकें। विदाउट रिचार्ज यू कैन नॉट यूज़ इट। और बताया जाता है कि स्मार्ट मीटर्स जो हैं तो स्मार्ट मीटर से ये जो विज चोरी है ये नहीं होती है।
और वीज चोरी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट है, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत सारी डिस्कॉम्स ऐसी हैं जो लॉसेस में चल रही है। उसके पीछे मेन रीज़न है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है। द ड्राफ्ट ऑल्सो रिकोगनाइजेस कंज्यूमर एज ए प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब क्या है कि आप कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। अगर आपके वहाँ पर सोलार पैनल्स आपने फिट की हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रिड में चली जाएगी, फिर उसका कैलकुलेशन जो भी है वो किया जाएगा और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको प्लस माइनस जो भी है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी जो हैं वो एक ऑनलाइन फैसिलिटी क्रिएट करेंगे और इस ऑनलाइन फैसिलिटी में एज ए प्रोज्यूमर आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपके जो भी कॉम्पनसेशंस हैं वो आप क्लेम भी कर सकते हैं। कॉल सेंटर भी खोला जाएगा, अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। डिफरेंस इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं स्पेशल टॉपिक के बारे में। ये जो रास्ता है ये दार्जिलिंग का एक पुराना रास्ता है, ब्रिटिश के टाइम का रास्ता है। एज यू कैन सी ओल्ड कार एंड एक बहुत ही पुरानी तस्वीर, ब्लैक एंड वाइट है। एक और तस्वीर आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूँ। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, राइट? तो ये तस्वीर ख़ास इसलिए मैं आपके साथ तो शेयर कर रहा हूँ ताकि ब्रिटिश लोगों ने जो बात बताई थी भारत के बारे में उसको हम और अच्छी तरीके से समझ सके और इसको हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर सके। पता है ब्रिटिश ने क्या बताया था भारत के बारे में? ब्रिटिश ने कहा था कि इंडिया इज़ एन ओशियन ऑफ ट्रीज़। भारत एक ऐसा देश है, भारत की ज़मीन जो है उसमें आपको पेड़ों के समुंदर, यानी कि जहाँ पर आपकी नज़र जाए, जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक आपको लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है सिचुएशन, लेकिन फिर भी सस्टेनेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं हम चूक गए हैं। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनको पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो फिर उन्होंने इन सारे रिसोर्सेस को कैप्चर करने की शुरुआत कर दी। ये जो लश ग्रीन कवर थे हमारे देश के, या फिर जो ओशियन ऑफ ट्रीज़ जो ब्रिटिश सर कहते थे, ये किसने बनाया? या फिर बनाया नहीं, लेकिन इनको नर्चर किसने किया, इनकी देखभाल किसने की, इनकी रक्षा किसने की? गांव और ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने, गांव में रहने वाले लोग और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने मिलकर ये वनों की, ये पेड़ों की रक्षा की थी। दादा भाई नवरोजी का कहना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने देश के रिसोर्सेस को ड्रेन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले इन कम्युनिटीज़ की कमर तोड़ दी और उसी वक्त उन्होंने ये जो फॉरेस्ट की ज़मीन है उसको स्टेट की प्रॉपर्टी, यानी कि सरकार की मालिकी, इसके ऊपर स्थापित कर दी। कुछ ऐसे लॉज बनाए और फिर ट्राइबल्स जो हैं उनको जंगलों में जाने की परमिशन नहीं थी और ये सारी चीज़ें हुई और ट्राइबल फिर रिवोल्ट भी हुए। हिस्ट्री में आपने डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप पढ़ेंगे जब, तब आप ये स्टेटमेंट्स, ये डिस्कशन को याद डेफिनेटली करेंगे। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में बताया जाता है कि आज़ादी के बाद भी 1961 तक गोवा जो है ये ओशियन ऑफ ट्रीज़ रहा। गोवा के बारे में मैं बताऊं आपको कि गोवा वैसे तो फ़िलहाल यंगस्टर्स के लिए एक पार्टी प्लेस बन चुका है, लेकिन गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो पार्टी प्लेसेस के लिए नहीं। गोवा अपने यूनिक कल्चर और गोवा की जो लाइफ थी वो बहुत ही शांत थी। गोवा में आपको बड़े सिटीज़ फ़िलहाल तो देखने को मिलते हैं, लेकिन गोवा वॉज मोर लाइक ए प्लेस वेर यू हैव विलेज लाइफ। हर जगह पर आपको ट्रेडिशनल एकदम सिंपल लाइफ देखने को मिलती थी और फिर धीरे धीरे टूरिस्ट वहाँ पर जाते थे, लोग रिलैक्स करने के लिए जाते थे। फिर एक बहुत ही फेमस स्पॉट बन गया और फिर इन्वेस्टमेंट आया और फिर बड़े शहर बन गए। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सारे रेजिडेंशियल एरियाज़, नई सोसाइटीज़ और ये होटल्स और ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो इसकी वजह से पेड़ काटे गए हैं। लेकिन एक लंबे टाइम तक गोवा जो है वो काफ़ी नेचर के लिए काफ़ी अच्छा जाना जाता था। आज भी वहाँ पर गवकरी और कम्युनिडाड ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गोवा के नेचुरल हेरिटेज की रक्षा करते हैं। एक एग्जांपल हैं आज हमारे टेबल के ऊपर, गढ़चिरौली। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। गढ़चिरौली जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का और आप स्क्रीन के ऊपर देखिए,
तो दिस इज़ गढ़चिरौली, राइट। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का सबसे पूर्व तरफ, ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न तरफ आया हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ गए हम? यस, here we are। तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज गढ़चिरौली। ओके, अब गढ़चिरौली जो है इसकी यूनिकनेस ये है कि 70% जितना ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये ट्री कवर से ढका हुआ है। 70%, राइट। तो कितना लश ग्रीन होगा ये। और यहाँ पर 2009 से ही कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स CFR राइट्स जो हैं इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है इसको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसकी वजह से ये यहाँ के पेड़ पौधे, ये सारे जो वन हैं, इनकी रक्षा वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ करती हैं। ऐसे हज़ारों यहाँ के गांव हैं जिनको लाखों हेक्टर्स ज़मीन जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई। और ये जो एरियाज़ इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको सस्टेनेबली यहाँ पर उगाते हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह, CFR के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से यहाँ के लोगों की स्किल डेवलप हुई है, इनकी कुशलता डेवलप हुई है। और इसी के साथ साथ कम्युनिटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। पहले यहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि लोग जो हैं वो दूसरे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करते थे। और गुजरात तक, आप देखिए यहाँ से गुजरात कितना दूर है, लेकिन गुजरात तक यहाँ के लोग जो हैं वो काम करने के लिए जाते थे, मजदूरी और ये सारी चीज़ें, खेती बाड़ी में काम करने के लिए जाते थे। लेकिन CFR के इम्प्लीमेंटेशन से धीरे धीरे यहाँ की, जैसे यहाँ के लोगों की स्किल डेवलप हुई, जैसे इनकम डेवलप हुई, ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो वापस आने लगे और अपने ही गांव में, अपने ही एरिया में, अपने ही लोगों के बीच रहकर भी ये लोग पैसे कमाते हैं और काफ़ी एक अच्छा सस्टेनेबल जीवन जीते हैं और हमें एक नया रास्ता भी दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि एक तो है कैपेबल ट्राइबल लीडरशिप और दूसरा है कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो जिनको डिप्लॉय किया गया था, वे लोगों ने काफ़ी ईमानदारी से काम किया और काफ़ी गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए, ट्राइबल्स के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया। और ट्राइबल ने भी एक अच्छी लीडरशिप स्किल जो है वो डिस्प्ले की। एक पचगांव है, पचगांव की बात करें तो पचगांव चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर, गढ़चिरौली से के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है यह डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे विलेजेस हैं, या इन विलेजेस को 1000 हेक्टर जितना CFR राइट जो है वो दिया गया। तो जब ये राइट्स इनको दिए गए तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्राम सभा बुलाई और यह तय किया कि हर एक परिवार जो हैं वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस को और दूसरे ऐसे जो सिविक अफेयर्स हैं इनको मैनेज करने के लिए हर एक परिवार 5 रूल्स कंट्रीब्यूट करेगा। आप 5 रूल्स बताइए, राइट। और ये सारी चीज़ जब की गई तब बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स ग्राम सभा के पास आए। इसके ऊपर डिस्कशन हुई, 2 दिनों तक इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और फाइनली 115 ऐसे रूल्स जो हैं इनको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। यानी कि हर एक व्यक्ति ने 115 ऐसे रूल्स हैं, टोटल रूल्स, जिनको हर एक का समर्थन मिला। जब आपने डिसीजन लिया है कि आप ये चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बाम्बू को हार्वेस्ट करना, बाम्बू की यहाँ पर बुआई हो और कटाई हो, तो ये एक ऐसा रूल है जिसको आपने यस कहा था। तो जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं तब आप उस चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन को भी अच्छी तरीके से देखते हैं। तो यही हुआ यहाँ पर, राइट। पूरी कम्युनिटी ने, आज पूरी कम्युनिटी जो है वो 115 रूल्स को फॉलो करती है। इसमें हार्वेस्ट ऑफ बाम्बू हैं, दूसरे ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, फिर CFR एरिया जो हैं इनका रेगुलर पेट्रोलिंग होता है, इसकी देखभाल होती है कि यहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो किया गया है। बाम्बू को ऑक्शन करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ के लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो ऐसे सारे रूल्स एंड 115 रूल्स बनाए हैं। पहले यहाँ के लोग जो हैं वो तेंदू के पत्तों को कलेक्ट करते थे ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, और इसके लिए उनको जंगलों में आग लगानी पड़ती थी। और फिर इन लोगों ने सोचा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ायरेबल नहीं हैं। जो
तेंदू हैं, तेंदू के पेड़ों पर उगते हैं तेंदू के फ्रूट्स, और ये काफ़ी डिमांड में भी हैं। तो उन्होंने पत्तों की जगह पर फ्रूट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और फ्रूट्स को बेचने लगे, और फ्रूट्स की डिमांड काफ़ी अच्छी है तो उनको काफ़ी धीरे धीरे करके पैसे भी मिलने लगे, और बाम्बू हार्वेस्ट से इन लोगों ने 3 गुना ज़्यादा पैसे कमाए। जो कॉन्ट्रैक्टर उनको देते थे उनसे 3 गुना ज़्यादा हर एक व्यक्ति को पैसे मिलने लगे। तो यहाँ की वेल्थ जो है वो भी जनरेट होती गई, और वेल्थ को फिर से वो री इन्वेस्ट भी करते गए। सिर्फ अगर हम बाम्बू हार्वेस्ट की बात करें तो 2015 में 35 लाख इस कम्युनिटी ने मिलकर 35 लाख रुपीस का प्रॉफिट किया। राइट, ये टर्नओवर नहीं है, प्रॉफिट है। इतने पैसे प्रॉफिट में मिले उनको, और यही पैसों को फिर से उन्होंने इन्वेस्ट किया अलग अलग चीज़ों में, विलेज डेवलपमेंट के कामों में, फॉरेस्ट के सस्टेनेबल और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को ऑर्गेनाइज करने में, तो जिससे पूरा साल जो है वो उनको काम मिलता रहे, उनको किसी और जगह पर जाना ना पड़े। तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें दूसरे गांवों तक भी पहुँचानी पड़ेगी, दूसरे गांवों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक 5 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसमें बहुत सारे ऐसे गाँवों को ट्रेन किया गया, वॉलंटियर्स को बुलाया गया, उनको ट्रेन किया गया, और फिर वो अपने गाँव गए और फिर वहाँ पर इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन किया। ऐसी ही कोई चीज़ हमें केरला में भी देखने को मिलती है। केरला जो है वहाँ पर एक महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका नाम है कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री जो हैं ये फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और रेस्टोरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और ये क्या करता है कि जो फैलो ज़मीन है वहाँ पर, जो ऐसी ज़मीन है जिस पर खेती बाड़ी की जा सकती है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि छोटी छोटी ज़मीनों के टुकड़े हैं, और किसान जो हैं वो यहाँ पर केमिकल इनपुट्स के ख़र्च को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और लेबर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसकी वजह से खेती ना करना ही उनके लिए फ़ायदे का सौदा होता है। तो ये कुदुम्बश्री जो है वो क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फार्म लैंड को लीज़ के ऊपर, बड़ी सी लंबी बड़ी ज़मीन जो है वो लीज़ के ऊपर ले लेते हैं, फिर अपने ही मेंबर्स जो हैं, क्योंकि मेंबर्स को जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसमें भी हैं, और जो वेज है वो भी उनको मिलेगा अगर वो काम करेंगे। तो मेंबर्स जो हैं वो लोअर वेज पर यहाँ पर काम करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो कॉस्ट भी कम होता है। जो मेंबर हैं वही जो प्रॉफिट में पार्टनर है वही मजदूरी भी कर रहे हैं, तो पैसे बाहर जाने की वजह से उनके ही जेब में रहते हैं, और फिर वो री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये एडेड बेनिफिट्स हैं, और इसी के साथ साथ पेस्टिसाइड फ्री इकोसिस्टम भी धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो बेसिकली अगर हम कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें, अगर जो रिसोर्सेस हैं उनके नज़दीक के जो इर्द गिर्द के रिसोर्सेस हैं उसके लिए उनको ट्रेन करें, उनको अधिकार दें, थोड़ा डिसेंट्रलाइज करें, कि हम उनको छूट दें कि वो इन रिसोर्सेस को पहचानें, इनके पोटेंशियल को पहचानें, और फिर इनकी रक्षा भी करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करें। अगर ये चीज़ हम करें, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग खासियत होगी, तो ऐसी चीज़ों को अगर हम आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करें तो गाँवों में खुशहाली आ सकती हैं। और क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन, लगभग 65% जितनी पॉपुलेशन गाँव में रहती हैं, तो अगर वहाँ पर खुशहाली आएगी तो डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स देश की तरक्की होगी। सो ये एक इम्पोर्टेंट स्पेशल टॉपिक था, मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको PDF को डाउनलोड करने के बाद एक बार फिर सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।